लेबर की प्रॉब्लम। मैं यहाँ कुछ लेबर डिस्प्यूट के बारे में बताना चाहूँगा जिनसे मुझे निपटना पड़ा है, क्योंकि ये कैपिटल और लेबर दोनों के लिए एक मोरल हो सकते हैं। हमारे स्टील रेल वर्क्स में ब्लास्ट फर्नेस के वर्कर्स ने एक बार एक राउंड रॉबिन भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर फर्म उन्हें सोमवार दोपहर 4 बजे तक सैलरी का एडवांस नहीं देती है, तो वे फर्नेस छोड़ देंगे। अब जिस स्केल पर ये लोग काम करने के लिए राज़ी हुए थे, वह साल के आखिर तक खत्म नहीं होने वाला था, यानी कई महीने की छुट्टी। मुझे लगा कि अगर लोग एक एग्रीमेंट तोड़ देंगे तो उनके साथ दूसरा एग्रीमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने न्यूयॉर्क से रात की ट्रेन ली और सुबह-सुबह वर्क्स पर पहुंच गया। मैंने सुपरिटेंडेंट से उन 3 कमेटियों को एक साथ बुलाने को कहा, जो वर्क्स को कंट्रोल करती थीं। सिर्फ ब्लास्ट फर्नेस कमेटी ही नहीं जो अकेली शामिल थी, बल्कि मिल और कन्वर्टिंग वर्क्स कमेटियाँ भी। वे आए और बेशक मैंने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, इसलिए नहीं कि अच्छा व्यवहार करना अच्छी पॉलिसी थी, बल्कि इसलिए कि मुझे हमेशा हमारे आदमियों से मिलकर मज़ा आता था। मुझे यह कहना होगा कि मैं जितना ज़्यादा काम करने वाले आदमियों को जानता हूँ, मैं उनकी अच्छाइयों को उतना ही ज़्यादा मानता हूँ। लेकिन उनके साथ वैसा ही है जैसा बैरी औरतों के बारे में कहते हैं। बेशक भगवान ने चीज़ों को अच्छा बनाया, लेकिन उन्होंने औरतों में कुछ अजीब कमियां छोड़ दी। उनकी अपनी सोच और लाल कपड़े हैं, जिनका सम्मान करना होगा, क्योंकि परेशानी की मुख्य जड़ अज्ञानता है, दुश्मनी नहीं। कमेटी मेरे सामने आधे गोले में बैठी थी। सभी ने अपनी टोपियां उतार रखी थी, बेशक जैसा कि मैंने भी किया था, और सच में वहां एक मॉडल असेंबली दिख रही थी। मिल कमेटी के चेयरमैन से बात करते हुए मैंने कहा, मिस्टर मैके, वह एक बूढ़े आदमी थे और चश्मा पहनते थे, क्या हमारा आपके साथ बाकी साल के लिए कोई एग्रीमेंट है? धीरे से चश्मा उतारकर हाथ में लेते हुए उन्होंने कहा, हाँ सर, आपके पास है मिस्टर कार्नेगी, और आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप हमें इसे तोड़वा सकें। यह सच में एक सच्चे अमेरिकी मजदूर की बात है, मैंने कहा। मुझे आप पर गर्व है। मिस्टर जॉनसन, जो रेल कन्वर्टर्स कमेटी के चेयरमैन थे, क्या हमारा आपके साथ भी ऐसा ही कोई एग्रीमेंट है? मिस्टर जॉनसन एक छोटे कद के दुबले पतले आदमी थे। उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, मिस्टर कार्नेगी, जब कोई एग्रीमेंट मुझे साइन करने के लिए दिया जाता है तो मैं उसे ध्यान से पढ़ता हूँ, और अगर वह मुझे सूट नहीं करता तो मैं उस पर साइन नहीं करता, और अगर वह मुझे सूट करता है तो मैं उस पर साइन कर देता हूँ, और जब मैं उस पर साइन कर देता हूँ तो मैं उसे रख लेता हूँ। ये फिर से एक आत्मसम्मान वाले अमेरिकी मजदूर की बात है, मैंने कहा। अब ब्लास्ट फर्नेस कमेटी के चेयरमैन केली नाम के एक आयरिश आदमी की तरफ मुड़ते हुए मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा, मिस्टर केली, क्या इस साल के बाकी समय के लिए हमारा आपके साथ कोई एग्रीमेंट है? मिस्टर केली ने जवाब दिया कि वह ठीक ठीक नहीं बता सकते। एक कागज भेजा गया था और उन्होंने उस पर साइन कर दिया, लेकिन उसे ध्यान से नहीं पढ़ा और समझ नहीं पाए कि उसमें क्या है। इसी समय हमारे सुपरिटेंडेंट कैप्टन जोन्स, जो बहुत अच्छे मैनेजर थे लेकिन जल्दबाज थे, अचानक बोले, अब मिस्टर केली, आप जानते हैं कि मैंने उसे 2 बार पढ़ा और आपसे इस पर बात की। ऑन ऑर्डर कैप्टन, मिस्टर केली को अपनी सफाई देने का हक है। मैं कई ऐसे कागज़ों पर साइन करता हूँ जिन्हें मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो हमारे वकील और पार्टनर मुझे साइन करने के लिए देते हैं। मिस्टर केली कहते हैं कि उन्होंने ऐसे हालात में इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है और उनका बयान ज़रूर लिया जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर केली, मैंने हमेशा पाया है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस एग्रीमेंट पर आप साइन करते हैं, उसके नियमों को लापरवाही से पूरा करें और अगली बार ज़्यादा सावधान रहने का फैसला करें। क्या आपके लिए यह बेहतर नहीं होगा कि आप इस एग्रीमेंट को 4 महीने और जारी रखें, और फिर जब आप अगले पर साइन करें तो देखें कि आप इसे समझते हैं? इसका कोई जवाब नहीं मिला और मैं उठा और बोला, ब्लास्ट फर्नेस कमेटी के सज्जनों, आपने हमारी फर्म को धमकी दी है कि आप अपना एग्रीमेंट तोड़ देंगे और ये ब्लास्ट फर्नेस छोड़ देंगे, जिसका मतलब है तबाही। अगर आपको आज 4 बजे तक अपनी धमकी का अच्छा जवाब नहीं मिला, अभी 3 भी नहीं बजे हैं, लेकिन आपका जवाब तैयार है, आप ब्लास्ट फर्नेस छोड़ सकते हैं। आपकी धमकी मानने से पहले उनके चारों ओर घास उग जाएगी। इस दुनिया में लेबर ने सबसे बुरा दिन वह देखा है जब वे अपना एग्रीमेंट तोड़कर खुद की बेइज्जती करते हैं। आपके पास आपका जवाब है।
कमेटी धीरे-धीरे बाहर निकल गई और पार्टनर्स के बीच सन्नाटा छा गया। एक अजनबी जो काम से आ रहा था, रास्ते में कमेटी से मिला और उसने बताया, जैसे ही मैं अंदर आया, चश्मा पहने एक आदमी केली नाम के एक आयरिश आदमी के पास आया और उसने कहा, "तुम लोग इसे अभी भी समझ लो, बाद में भी नहीं। इन कामों में कोई बंदरबांट नहीं होनी चाहिए।" इसका मतलब काम था। बाद में हमने अपने एक क्लर्क से सुना कि भट्टियों पर क्या हुआ। केली और उसकी कमेटी उनके पास गई। बेशक वे लोग कमेटी का इंतजार कर रहे थे और भीड़ जमा हो गई थी। जब भट्टियों पर पहुंचे तो केली ने उन्हें आवाज दी, "काम पर लग जाओ तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो?" बेगोरा छोटे बॉस ने अभी कंधे से मारा है। "वो लड़ेगा नहीं, लेकिन वह कहता है कि वह बैठ गया है और हम सब जानते हैं कि उठने से पहले वह कंकाल बन जाएगा। काम पर लग जाओ तुम स्पॉल्पीन्स।" आयरिश और स्कॉच आयरिश अजीब होते हैं, लेकिन उनके साथ रहना सबसे आसान और सबसे अच्छा होता है। अगर तुम्हें पता हो कि कैसे। वह आदमी गेली उसके बाद हमेशा मेरा पक्का दोस्त और फैन रहा और उससे पहले वह हमारे सबसे हिंसक आदमियों में से एक था। अनुभव यह है कि आप हमेशा काम करने वाले आदमियों के बड़े ग्रुप पर भरोसा कर सकते हैं कि वे सही काम करेंगे, बशर्ते उन्होंने कोई स्टैंड न लिया हो और अपने लीडर्स से उनके साथ खड़े रहने का वादा न किया हो। लेकिन गलत होने पर भी अपने लीडर्स के प्रति उनकी लॉयल्टी हमें उन पर गर्व करने पर मजबूर करती है। जिन आदमियों के अंदर लॉयल्टी की यह भावना होती है, उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। बस उनके साथ सही बर्ताव करने की ज़रूरत है। जिस तरह से एक बार हमारी स्टील रेल मिलों में हड़ताल तोड़ी गई थी, वह दिलचस्प है। यहाँ फिर से मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है। एक डिपार्टमेंट के 134 आदमियों ने साल के आखिर में, जो कई महीने दूर था, बढ़ी हुई सैलरी की मांग करने के लिए सीक्रेट कसम खाई थी। नया ये साल बिजनेस के लिए बहुत बुरा साबित हुआ और पूरे देश में दूसरे आयरन और स्टील बनाने वालों ने सैलरी कम कर दी थी। फिर भी इन लोगों ने महीनों पहले चुपके से कसम खाई थी कि जब तक सैलरी नहीं बढ़ाई जाती वे काम नहीं करेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहने के लिए खुद को मजबूर समझा। जब हमारे कॉम्पिटिटर सैलरी कम कर रहे थे तो हम सैलरी नहीं दे सके और इस वजह से काम रोक दिया गया। इन हड़ताल करने वालों ने वर्क्स का हर डिपार्टमेंट ठप कर दिया। तय समय से 1-2 दिन पहले ब्लास्ट फर्नेस बंद कर दी गई और इस वजह से हमें बहुत परेशानी हुई। मैं पिट्सबर्ग गया और यह देखकर हैरान रह गया कि एग्रीमेंट के उलट फर्नेस बंद कर दी गई थी। मुझे पिट्सबर्ग पहुंचने पर सुबह उन लोगों से मिलना था, लेकिन वर्क्स से मुझे एक मैसेज भेजा गया कि वे लोग फर्नेस छोड़ चुके हैं और कल मुझसे मिलेंगे। यहाँ एक अच्छा स्वागत हुआ। मेरा जवाब था, नहीं, वे नहीं आएंगे। उनसे कहो कि मैं कल यहाँ नहीं रहूँगा। कोई भी काम रोक सकता है। ट्रिक ये है कि इसे फिर से शुरू किया जाए। किसी अच्छे दिन ये लोग काम शुरू करवाना चाहेंगे और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो इसे शुरू कर सके, और मैं तब उन्हें वही बताऊंगा जो मैं अभी करता हूँ, कि काम कभी शुरू नहीं होगा सिवाय एक स्लाइडिंग स्केल के जो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें मिलने वाली कीमतों पर आधारित होगा। वह स्केल 3 साल तक चलेगा और इसे लोग जमा नहीं करेंगे। उन्होंने हमें कई स्केल जमा किए हैं। अब हमारी बारी है और हम उन्हें एक स्केल जमा करने जा रहे हैं। अब मैंने अपने पार्टनर से कहा, मैं दोपहर में न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ और कुछ नहीं करना है। मेरा मैसेज उन लोगों को मिलने के थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि क्या वे उस दोपहर मेरे जाने से पहले आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैंने जवाब दिया, ज़रूर। वे अंदर आए और मैंने उनसे कहा, जेंटलमैन, आपके चेयरमैन मिस्टर बेनेट ने आपको भरोसा दिलाया था कि मैं आऊँगा और किसी न किसी तरह से आपके साथ समझौता कर लूँगा, जैसा कि मैंने हमेशा किया है। ये सच है। और उन्होंने आपसे कहा कि मैं नहीं लड़ूँगा, जो कि सच भी है। वो एक सच्चा पैगंबर है। लेकिन उसने आपको कुछ और बताया जिसमें वह थोड़ा गलत था। उसने कहा कि मैं लड़ नहीं सकता। जेंटलमैन, मिस्टर बेनेट की आँखों में सीधे देखते हुए और अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर उठाते हुए, वह भूल गया कि मैं स्कॉटिश हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँगा, मैं आपसे कभी नहीं लड़ूँगा। मैं लेबर से लड़ने से बेहतर जानता हूँ। मैं लड़ूँगा नहीं, लेकिन मैं बैठकर किसी भी कमेटी को हरा सकता हूँ और मैं बैठ गया हूँ। ये काम तब तक शुरू नहीं होंगे जब तक आदमी 2/3 मेजॉरिटी से इन्हें शुरू करने के लिए वोट नहीं करते। और फिर, जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया, ये हमारे स्लाइडिंग स्केल पर शुरू होंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना है। वे रिटायर हो गए। लगभग 2 हफ्ते बाद घर का एक नौकर न्यूयॉर्क में मेरी लाइब्रेरी में एक कार्ड लेकर आया
और मैंने उस पर हमारे 2 काम करने वालों के नाम और एक आदरणीय आदमी का नाम देखा। उन्होंने कहा कि वे पिट्सबर्ग के वर्क्स से हैं और मुझसे मिलना चाहेंगे। पूछो कि क्या इनमें से कोई आदमी उन ब्लास्ट फर्नेस वर्कर्स में से है जिन्होंने एग्रीमेंट के खिलाफ फर्नेस को बैंक किया था। वह आदमी वापस आया और बोला, नहीं। मैंने जवाब दिया, उस मामले में नीचे जाओ और उन्हें बताओ कि मुझे उन्हें ऊपर आने में खुशी होगी। बेशक उनका सच्चे प्यार और प्यार से स्वागत किया गया और हम कुछ देर न्यूयॉर्क के बारे में बैठे और बातें करते रहे। ये उनकी पहली विजिट थी। मिस्टर कार्नेगी, हम सच में काम में आ रही दिक्कतों के बारे में बात करने आए थे, मिनिस्टर ने आखिर में कहा। ओह, सच में? मैंने जवाब दिया, क्या आदमियों ने वोट दिया है? नहीं, उन्होंने कहा। मेरा जवाब था, आपको मुझे उस टॉपिक पर बात करने से मना करना होगा। मैंने कहा था कि मैं इस पर तब तक बात नहीं करूंगा जब तक वे 2/3 मेजॉरिटी से मिलों को शुरू करने के लिए वोट नहीं करते। जेंटलमैन, आपने कभी न्यूयॉर्क नहीं देखा है। चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ और तुम्हें फिफ्थ एवेन्यू और पार्क दिखाता हूँ और हम 1:30 बजे लंच के लिए यहाँ वापस आएंगे। हमने ऐसा ही किया। हर चीज़ के बारे में बात की सिवाय उस एक चीज़ के जिसके बारे में वे बात करना चाहते थे। हमने अच्छा समय बिताया और मुझे पता है कि उन्होंने अपना लंच एंजॉय किया। अमेरिकन काम करने वाले आदमी और विदेशी में वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अमेरिकन एक आदमी है, वह लोगों के साथ लंच पर ऐसे बैठता है जैसा कि वह आम तौर पर होता है। पैदाइशी जेंटलमैन हो या शानदार है। वे पिट्सबर्ग लौट आए, काम के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया, लेकिन आदमियों ने जल्द ही वोट दिया। शुरू करने के खिलाफ बहुत कम वोट थे और मैं फिर से पिट्सबर्ग गया। मैंने कमेटी के सामने वह स्केल रखा जिसके तहत उन्हें काम करना था। यह प्रोडक्ट की कीमत के आधार पर एक स्लाइडिंग स्केल था। ऐसा स्केल सच में कैपिटल और लेबर को पार्टनर बनाता है जो अच्छे और बुरे समय को साथ शेयर करते हैं। बेशक इसका एक मिनिमम होता है ताकि आदमी हमेशा पक्का रहे, गुजारे लायक मजदूरी। क्योंकि आदमियों ने ये स्केल देख लिए थे, इसलिए उन पर बात करने की जरूरत नहीं थी। चेयरमैन ने कहा, मिस्टर कार्नेगी, हम हर बात मान लेंगे। और अब उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, हमें आपसे एक मदद चाहिए और हमें उम्मीद है कि आप इसे मना नहीं करेंगे। ठीक है जेंटलमैन, अगर ये सही होगा तो मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, ये है कि आप यूनियन के ऑफिसर्स को आदमियों के लिए इन पेपर्स पर साइन करने की इजाज़त दें। क्यों? ज़रूर जेंटलमैन, बहुत खुशी के साथ। और फिर मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, क्या जिसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मना नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपकी की है। बस मुझे खुश करने के लिए ऑफिसर्स के साइन करने के बाद हर वर्कर को अपनी तरफ से भी साइन करने दो। देखिए मिस्टर बेनेट, ये स्केल 3 साल के लिए है और कोई आदमी या आदमियों का ग्रुप इस बात पर बहस कर सकता है कि क्या आपके यूनियन के प्रेसिडेंट के पास उन्हें इतने लंबे समय तक बांधने का अधिकार था। लेकिन अगर हमारे पास उनके साइन भी हैं तो कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। थोड़ी देर रुका, फिर उनके पास एक आदमी ने मिस्टर बेनेट से फुसफुसाकर कहा, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल सही सुना, वाह! खेल खत्म हो गया। तो ऐसा ही था। लेकिन यह सीधे हमले से नहीं बल्कि एक तरफ से हुआ था। अगर मैंने यूनियन ऑफिसर्स को साइन करने की इजाज़त नहीं दी होती तो उन्हें शिकायत होती और लड़ाई का बहाना मिल जाता। जैसा कि था, उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देने के बाद वे मेरी इतनी आसान सी रिक्वेस्ट को कैसे मना कर सकते थे कि हर आज़ाद और इंडिपेंडेंट अमेरिकी नागरिक को अपने लिए भी साइन करना चाहिए। मुझे याद है कि असल में यूनियन के अधिकारियों ने कभी साइन नहीं किए, लेकिन हो सकता है उन्होंने किए हों। अगर हर आदमी के साइन ज़रूरी थे तो उन्हें क्यों करने चाहिए? इसके अलावा मज़दूरों को पता था कि जब स्केल अपनाया जाएगा तो यूनियन उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने बकाया देना नज़रअंदाज कर दिया और यूनियन छोड़ दी गई। हमने इसके बारे में फिर कभी नहीं सुना। यह 1889 में हुआ था। अब 27 साल पहले स्केल कभी नहीं बदला गया। अगर लोग बदल सकते तो इसे नहीं बदलते। यह उनके फ़ायदे के लिए काम करता है, जैसा कि मैंने उनसे कहा था कि यह बदलेगा। लेबर के लिए मेरी सभी सेवाओं में से स्लाइडिंग स्केल की शुरुआत सबसे अहम है। यह कैपिटल और लेबर की समस्या का हल है, क्योंकि यह सच में उन्हें पार्टनर बनाता है, जैसे खुशहाली और मुश्किल में। शुरुआती सालों में पिट्सबर्ग ज़िले में सालाना स्केल पर काम होता था, लेकिन यह एक अच्छा प्लान नहीं है, क्योंकि आदमी और मालिक एक साथ उस मुश्किल की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो लगभग तय है।
मालिक और नौकरी करने वाले दोनों के लिए यह कहीं बेहतर है कि तय स्केल खत्म होने की कोई तारीख तय न की जाए। इसके लिए दोनों तरफ से 6 महीने या 1 साल का नोटिस देना चाहिए और इस तरह यह शायद सालों तक चलेगा। ये दिखाने के लिए कि कैपिटल और लेबर के बीच मुकाबला कितनी छोटी-छोटी बातों पर बदल सकता है, मैं 2 ऐसे उदाहरण बताता हूँ जो सिर्फ़ मामूली लगने वाली घटनाओं से शांति से सुलझा लिए गए थे। एक बार जब मैं एक आदमियों की कमेटी से मिलने गया, जिसने हमारी राय में गलत माँगें की थीं, तो मुझे बताया गया कि वे एक ऐसे आदमी से प्रभावित थे जो चुपके से एक शराब की दुकान चलाता था। हालाँकि वह मिलों में काम करता था। वह बहुत बड़ा गुंडा था। शांत-शांत काम करने वाले उससे डरते थे और शराब पीने वाले उसके कर्ज़दार थे। वह आंदोलन का असली भड़काने वाला था। हम हमेशा की तरह दोस्ताना तरीके से मिले। मुझे उन आदमियों को देखकर खुशी हुई, जिनमें से कई को मैं लंबे समय से जानता था और नाम से बुला सकता था। जब हम टेबल पर बैठे तो लीडर की सीट एक तरफ थी और मेरी दूसरी तरफ, इसलिए हम एक दूसरे के सामने थे। मीटिंग में अपना प्रपोज़ल रखने के बाद मैंने देखा कि लीडर ने ज़मीन से अपनी हैट उठाई और धीरे से अपने सिर पर रखी, यह दिखाते हुए कि वह जाने वाला है। यह मेरा मौका था। सर, आप जेंटलमैन के सामने हैं। प्लीज़ अपनी हैट उतार दें या कमरे से बाहर चले जाएँ। मेरी नज़रें पूरी तरह उस पर टिकी थीं। एक ऐसी खामोशी थी जिसे महसूस किया जा सकता था। वह बड़ा गुंडा हिचकिचाया, लेकिन मुझे पता था कि उसने जो भी किया, वह हार गया। अगर वह इसलिए गया क्योंकि उसने अपनी हैट पहने रहकर मीटिंग के साथ बदतमीज़ी की थी, तो वह जेंटलमैन नहीं था। अगर वह रुका और अपनी हैट उतार दी, तो वह डाँट से कुचल गया था। मुझे परवाह नहीं थी कि उसने कौन-सा रास्ता अपनाया। उसके पास सिर्फ़ 2 ही थे और उनमें से कोई भी जानलेवा था। टोपी उतारी और ज़मीन पर रख दी। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे बाद में बताया गया कि उन्हें वह जगह छोड़नी होगी। इस घटना से लोग बहुत खुश हुए और आपसी सहमति से समझौता हो गया। जब लोगों को 3 साल का स्केल सुझाया गया, तो उन्होंने हमसे बात करने के लिए 16 लोगों की एक कमेटी चुनी। शुरू में थोड़ी ही प्रोग्रेस हुई और मैंने बताया कि मेरे काम की वजह से मुझे अगले दिन न्यूयॉर्क लौटना पड़ा। पूछताछ की गई कि क्या हम 32 लोगों की कमेटी से मिलेंगे, क्योंकि लोग चाहते थे कि कमेटी में और लोग भी शामिल हों। ये उनके रैंक में बंटवारे का पक्का संकेत था। बेशक हम मान गए। कमेटी पिट्सबर्ग में ऑफिस में मुझसे मिलने आई। कार्रवाई हमारे सबसे अच्छे लोगों में से एक, बिली एडवर्ड्स, मुझे वह अच्छी तरह याद है। बाद में वह ऊंचे पद पर पहुंचे ने शुरू की, जिन्होंने सोचा कि जो कुल रकम दी गई थी वह ठीक थी, लेकिन स्केल बराबर नहीं था। कुछ डिपार्टमेंट ठीक थे, कुछ के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। ज़्यादातर आदमी नेचुरली इसी राय के थे, लेकिन जब उन्होंने कम पेमेंट बताने की बात की, तो जैसा कि उम्मीद थी, फ़र्क था। अलग-अलग डिपार्टमेंट के कोई भी 2 आदमी सहमत नहीं हो सके। बिली ने शुरू किया, मिस्टर कार्नेगी, हम इस बात पर सहमत हैं कि प्रति टन दी जाने वाली कुल रकम सही है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे बीच ठीक से नहीं बँटी है। अब मिस्टर कार्नेगी, आप मेरा काम ले लीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर! मैं चिल्लाया। ऐसा कुछ नहीं बिली, मिस्टर कार्नेगी किसी का काम नहीं लेते। किसी दूसरे का काम लेना ऊंचे तबके के कामगारों के बीच एक माफ न करने लायक जुर्म है। जोरदार हंसी हुई। उसके बाद तालियां बजीं और फिर और हंसी। मैं भी उनके साथ हंसा। हमने बिली को हरा दिया था। बेशक झगड़ा जल्द ही सुलझ गया। ये सिर्फ अक्सर यह मुख्य रूप से कामगारों के साथ डॉलर का मामला नहीं होता। तारीफ, अच्छा बर्ताव, सही डील, ये अक्सर अमेरिकी वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी ताकतें होती हैं। मालिक अपने आदमियों के लिए कम खर्च में बहुत सी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। एक मीटिंग में जब मैंने पूछा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मुझे याद है वही बिली एडवर्ड्स उठे और कहा कि ज़्यादातर आदमियों को दुकानदारों से कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें महीने में पैसे मिलते हैं। खैर, मुझे उनकी बातें याद हैं। मेरी पत्नी एक अच्छी औरत है जो अच्छा मैनेज करती है। हम हर चौथे शनिवार दोपहर को पिट्सबर्ग जाते हैं और अगले महीने के लिए अपना सामान होलसेल में खरीदते हैं और एक तिहाई बचाते हैं। आपके बहुत से आदमी ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ दुकानदार बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं और दूसरी बात, वे कोयले के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। अगर आप अपने आदमियों को महीने के बजाय हर 2 हफ्ते में पैसे दें, तो यह उन सावधान आदमियों के लिए उतना ही अच्छा होगा जितना कि सैलरी में
10% या उससे ज़्यादा की बढ़ोतरी। मिस्टर एडवर्ड्स, ऐसा ही होगा, मैंने जवाब दिया। इसमें ज़्यादा लेबर और कुछ और क्लर्क शामिल थे, लेकिन यह छोटी बात थी। ज़्यादा कीमत वाली बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे लोग कोनैपरेटिव स्टोर क्यों नहीं खोल सकते। ये भी तय हुआ। फर्म बिल्डिंग का किराया देने के लिए राजी हो गई, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि आदमी खुद स्टॉक लें और उसे मैनेज करें। इसी से ब्रैडॉक कोनैपरेटिव सोसाइटी बनी, जो कई वजहों से एक कीमती संस्था थी। खासकर इसलिए कि इसने आदमियों को सिखाया कि बिजनेस में मुश्किलें होती हैं। कोयले की दिक्कत का असरदार हल ये हुआ कि हम इस बात पर राजी हो गए कि कंपनी अपने सभी आदमियों को कोयला नेट कॉस्ट प्राइस पर बेचे। मुझे बताया गया था कि कोयला डीलरों ने जो कीमत वसूली थी, उसका लगभग आधा, और इसे आदमियों के घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया। खरीदार सिर्फ माल ढुलाई की असली कीमत देगा। एक और बात थी। हमने पाया कि आदमियों की बचत उन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि समझदार बचत करने वाले आदमियों का बैंकों पर बहुत कम भरोसा होता है। और बदकिस्मती से उस समय हमारी सरकार ने पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट बैंक खोलने में ब्रिटिश सरकार की तरह काम नहीं किया। हमने हर काम करने वाले की असली बचत, जो $2000 तक हो सकती थी, लेने और उस पर 6% ब्याज देने का ऑफर दिया, ताकि बचत को बढ़ावा मिले। उनका पैसा बिजनेस से अलग एक ट्रस्ट फंड में रखा गया और उन लोगों को उधार दिया गया जो अपने लिए घर बनाना चाहते थे। मैं इसे बचत करने वाले, काम करने वाले के लिए की जा सकने वाली सबसे अच्छी चीज़ों में से एक मानता हूँ। ऐसी ही रियायतें कंपनी द्वारा किए गए अब तक के सबसे फायदेमंद इन्वेस्टमेंट साबित हुई, आर्थिक नज़रिए से भी। अपने आदमियों के साथ बॉन्ड के लेटर से आगे जाने में फ़ायदा होता है। मेरे 2 पार्टनर, जैसा कि मिस्टर फिप्स ने कहा है, मज़दूरों की माँगों को हमेशा मान लेने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत को जानते थे, चाहे वे कितनी भी गलत क्यों ना हों। लेकिन इस मामले में अपनी नाकामी को पीछे मुड़कर द होता, बहुत ज़्यादा। किसी भी खर्च से हमारे काम करने वालों की दोस्ती जैसा फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे सच में लगता है कि जल्द ही हमारे पास काम करने वालों का एक ऐसा ग्रुप बन गया, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। सबसे अच्छे काम करने वाले और अब तक के सबसे अच्छे आदमी। झगड़े और हड़तालें पुरानी बातें हो गईं। अगर होमस्टेड के आदमी हमारे अपने पुराने आदमी होते, न कि हमें उन्हें उठाना पड़ता, तो शायद ही 1892 में वहाँ जो परेशानी हुई थी, वह होती। स्टील रेल मिलों में 1889 में शुरू हुआ स्केल आज 1914 तक चल रहा है, और मुझे लगता है कि तब से वहाँ कभी भी लेबर की कोई शिकायत नहीं हुई। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आदमियों ने अपनी पुरानी यूनियन इसलिए ख़त्म कर दी, क्योंकि जब आदमियों का खुद का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो यूनियन को ड्यूज़ देने का कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि उनकी लेबर यूनियन ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी जगह एक और बेहतर यूनियन ने ले ली है। मालिकों और उनके आदमियों के बीच एक अच्छा यूनियन, जो दोनों पार्टियों के लिए सबसे अच्छा यूनियन है। मालिक के फ़ायदे के लिए यह ज़रूरी है कि उसके आदमी अच्छी कमाई करें और उन्हें पक्का काम मिले। स्लाइडिंग स्केल कंपनी को मार्केट की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है, और कभी-कभी ऑर्डर लेने और काम को चालू रखने में भी, जो काम करने वाले आदमियों के लिए सबसे ज़रूरी है। ज़्यादा मज़दूरी ठीक है, लेकिन इसकी तुलना पक्की नौकरी से नहीं की जा सकती। मेरी राय में एडगर थॉमसन मिल्स कैपिटल और लेबर के रिश्तों के हिसाब से सबसे अच्छी जगह है। मुझे बताया गया है कि हमारे समय में और आज भी 1914 आदमी 2 से 3 बार काम करना पसंद करते हैं, लेकिन 3 बार काम तो आएगा ही। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मज़दूरों के काम के घंटे कम होते जाएँगे। 8 घंटे का नियम होगा। 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे सोने के लिए और 8 घंटे आराम और मनोरंजन के लिए। मेरी बिज़नेस लाइफ़ में ऐसी कई घटनाएँ हुई हैं, जिनसे यह साबित होता है कि मज़दूरों की परेशानियाँ सिर्फ़ मज़दूरी पर आधारित नहीं होती। मेरा मानना है कि झगड़ों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों को पहचानें और उनमें सच्ची दिलचस्पी लें। उन्हें यकीन दिलाएं कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं और उनकी कामयाबी से खुश होते हैं। मैं यह दिल से कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा हमारे मज़दूरों के साथ मीटिंग में मज़ा आता था, जो हमेशा सैलरी के बारे में नहीं होती थी, और जितना मैं उन लोगों को जानता था, उतना ही वे मुझे पसंद आते थे। उनमें आम तौर पर मालिक के एक के मुकाबले 2 खूबियाँ होती हैं, और वे निश्चित रूप से एक दूसरे के लिए ज़्यादा उदार होते हैं। लेबर आमतौर पर कैपिटल के सामने बेबस होती है। मालिक शायद दुकानें बंद करने का फैसला करता है,
वह कुछ समय के लिए प्रॉफ़िट कमाना बंद कर देता है। उसकी आदतों, खाने, कपड़ों, मौज-मस्ती में कोई बदलाव नहीं होता। कमी का कोई दर्दनाक डर नहीं होता। इसकी तुलना उस मज़दूर से करें, जिसके गुज़ारे के कम होते साधन उसे परेशान कर रहे हैं। आराम बहुत कम है। उसकी पत्नी और स्वस्थ बच्चों के लिए मुश्किल से ज़रूरी चीज़ें हैं और बीमार बच्चों के लिए कोई सही इलाज नहीं है। हमें कैपिटल की नहीं बल्कि बेबस लेबर की रक्षा करनी है। अगर मैं कल काम पर लौटता तो लेबर की परेशानियों का डर मेरे मन में नहीं आता, लेकिन गरीब और कभी-कभी गुमराह, लेकिन नेक इरादे वाले लेबर के लिए प्यार मेरे दिल को भर देता और उसे नरम कर देता और इस तरह उनका भी नरम कर देता। 1892 में होमस्टेड की परेशानी के बाद पिट्सबर्ग लौटने पर मैं काम की जगह पर गया और कई बूढ़े लोगों से मिला जिनका दंगे से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मैं घर पर होता तो हड़ताल कभी नहीं होती। मैंने उनसे कहा कि कंपनी ने अच्छी शर्तें दी थीं और उसके ऑफर से आगे मुझे नहीं जाना चाहिए था। स्कॉटलैंड में उनका केबल मुंह तक पहुंचने से पहले ही राज्य के गवर्नर अपनी फौज के साथ मौके पर आ गए थे और चाहते थे कि कानून सही हो, और तब यह सवाल मेरे पार्टनर्स के हाथ से निकल गया था। मैंने आगे कहा, आपको गलत सलाह दी गई थी। मेरे पार्टनर्स का ऑफर मान लेना चाहिए था। वह बहुत अच्छा था। मुझे नहीं पता कि मैं इतना ऑफर करता। इस पर एक रोलर ने मुझसे कहा, ओह मिस्टर कार्नेगी, यह डॉलर का सवाल नहीं था। लड़के आपको लात मारने देते, लेकिन वे उस दूसरे आदमी को अपने बाल नहीं सहलाने देते। जिंदगी के प्रैक्टिकल मामलों में यहाँ तक कि मेहनतकश लोगों के साथ भी भावनाओं का बहुत महत्व होता है। जो लोग उन्हें नहीं जानते वे आमतौर पर इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे यकीन है कि मजदूरी को लेकर होने वाले झगड़े कैपिटल और लेबर के बीच होने वाले आधे से भी ज्यादा मतभेदों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मालिकों की तरफ से कर्मचारियों की सही कद्र न करना और उनके साथ अच्छा बर्ताव न करना। कई हड़ताल करने वालों के खिलाफ केस किए गए थे, लेकिन मेरे लौटने पर उन्हें तुरंत खारिज कर दिया गया। जो भी पुराने लोग बचे थे और हिंसा के दोषी नहीं थे, उन्हें वापस ले लिया गया। मैंने स्कॉटलैंड से केबल भेजकर मिस्टर श्वाब को होमस्टेड वापस भेजने की अपील की थी। उन्हें हाल ही में एडगर थॉमसन वर्क्स में प्रमोट किया गया था। वह वापस चले गए और चार्ली, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, ने जल्द ही व्यवस्था, शांति और मेलजोल बहाल कर दिया। अगर वह होमस्टेड वर्क्स में ही रहते, तो शायद कोई बड़ी परेशानी नहीं होती। चार्ली को अपने काम करने वाले पसंद थे और वे भी उसे पसंद करते थे। लेकिन होमस्टेड में अभी भी उन लोगों में कुछ असंतोषजनक बातें थीं जिन्हें पहले हमारे अलग-अलग कामों से अच्छे कारणों से निकाल दिया गया था और जिन्हें हमारे खरीदने से पहले नए कामों में नौकरी मिल गई थी।